नमस्कार। आज हम एक बेहद खूबसूरत दुनिया में उतर रहे हैं, धागों और सुई से बुनी दुनिया। जी, इस्लामी कढ़ाई या कशीदाकारी की शानदार कला। हाँ, बिल्कुल। इसकी जड़ें कहाँ हैं, आज ये कहाँ खड़ी है, इस पूरे सफर पर हम नजर डालेंगे। और हमारी ये बातचीत विकिपीडिया के काफी जानकारी भरे लेख पर आधारित है। सही। तो मकसद यही है कि इस कला के पीछे का इतिहास समझें, इसकी जो अनगिनत तकनीकें हैं कमाल की, और उनमें छुपे प्रतीक भी। हाँ प्रतीक, और कैसे ये इस्लाम के पवित्र स्थलों से जुड़ी है। जी, और ये भी देखेंगे कि समय के साथ इसमें कुछ गिरावट क्यों आई। अच्छा, एक मजेदार बात से शुरू करते हैं। क्या आपको पता है 17वीं सदी के एक तुर्की यात्री थे, एवलिया चेलेबी। हाँ, उनका नाम सुना है। उन्होंने कढ़ाई को 2 हाथों का शिल्प कहा था। वाह, 2 हाथों का शिल्प। हाँ, और ये सिर्फ सजावट नहीं थी, मुस्लिम समाजों में ऊंची सामाजिक हैसियत स्टेटस का भी प्रतीक थी। सही कहा। तो चलिए इस दिलचस्प कला की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। तो इस्लाम की शुरुआत से ही कढ़ाई का महत्व रहा है ना? और ये औद्योगिक क्रांति तक चला। जी हाँ, हालांकि एक बात ध्यान देने वाली है, इस्लाम से पहले जो बाइजेंटाइन और सासानी साम्राज्य थे, हाँ, वहाँ कपड़ों पर इंसानों और जानवरों की तस्वीरें बनाना काफी आम था। हाँ। कढ़ाई से। अच्छा, लेकिन इस्लाम में शायद इस पर कुछ अलग नजरिया था। हाँ, एक हदीस का जिक्र आता है कि पैगंबर मोहम्मद ने अपनी पत्नी आयशा के घर पर एक तकिया देखा जी, जिस पर जानवरों का डिजाइन बना था, और उन्होंने उसे पसंद नहीं किया था। ओह अच्छा, तो इसका असर पड़ा होगा फिर डिजाइन्स पर। बिल्कुल। इसके बाद से इस्लामी कला में, खासकर कढ़ाई में, इंसानी या जानवरों की सीधी तस्वीरें बनाना काफी हद तक कम हो गया। लेकिन फिर किस तरह के डिजाइन चलते थे? पेड़ पौधों पर आधारित डिजाइन, जिन्हें नबाती रूपांकन कहते हैं, वो खूब चले। फूल, पत्तियां, बेलें ये पसंदीदा बने रहे। और ये कढ़ाई कहाँ-कहाँ दिखती थी? रोजमर्रा की चीजों पर भी? हाँ, बिल्कुल। दमिश्क, कायरा, इस्तांबुल, ये जो बड़े शहर थे जी, वहाँ आपको रुमाल, वर्दी, झंडे, खूबसूरत सुलेख, कैलीग्राफी। हाँ, कैलीग्राफी, जूते, लबादे, ट्यूनिक, यहाँ तक कि घोड़ों की सजावट। घोड़ों की भी? जी हाँ, घोड़ों की काठी और लगाम वगैरह पर, चप्पलें, तलवार की म्यानें, थैलियाँ, कवर और चमड़े की बेल्ट पर भी आपको नायाब कढ़ाई मिलती थी। कमाल है, ये जिंदगी का हिस्सा थी। बिल्कुल। ये सिर्फ कपड़े या सामान नहीं थे, ये उस वक्त की तहजीब का आईना थे। और आपने बताया कि इसे बनाने के लिए बाकायदा उद्योग जैसे थे? हाँ, कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्रीज, और कुछ तो काफी बड़े पैमाने पर। अच्छा। कुछ कारखानों में तो 800 से ज्यादा कारीगर काम करते थे। 800 लोग? हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, जरा सोचिए उस वक्त इस हुनर की कितनी मांग रही होगी। खासकर मुगल दौर में। एग्जैक्टली। अकबर के जमाने में भी इसका जिक्र है। बिल्कुल। अकबर के जो इतिहासकार थे, अबुल फजल, हाँ, आईने अकबरी वाले। जी, उन्होंने आईने अकबरी में लिखा है कि बादशाह कपड़ों पर और खासकर उनकी क्वालिटी और डिजाइन पर बहुत ध्यान देते थे। और कढ़ाई वाले कपड़ों पर खास तौर से? हाँ, खास तौर से उन पर जिन पे विशेष पैटर्न की कढ़ाई होती थी। उन्होंने कुछ नाम भी गिनाए हैं। कौन कौन से? जैसे नक्शी, सादी, चिकन, आरी, जरदोजी, वस्तली, गोटा और कोहरा। अरे वाह, इनमें से कई नाम तो आज भी सुने जाते हैं। जैसे चिकनकारी, जरदोजी, गोटा। जी हाँ, जरदोजी जो सोने चांदी के तारों से होती है, वो तो शाही शानो शौकत का प्रतीक ही बन गई थी। और ये कहाँ बनती थी सबसे अच्छी? लाहौर, आगरा, फतेहपुर, अहमदाबाद, इन जगहों पर शाही कारखाने थे। अच्छा, इंपीरियल वर्कशॉप्स। हाँ, वहाँ बेहतरीन नमूने तैयार होते थे, कारीगरी के शाहकार, जो आज भी म्यूजियम्स में देखने को मिलते होंगे। बिल्कुल। ये मुगल दरबार की भव्यता और उनकी कला परख का सबूत हैं। तो ये तो हुई इसकी ऐतिहासिक अहमियत और कारीगरी की बात, लेकिन इसका एक प्रतीकात्मक मतलब भी था, है ना? सिर्फ सुंदरता ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ सजावट से कहीं बढ़कर थी। किस तरह से? इसे अक्सर सुरक्षा का प्रतीक माना जाता था, खासकर सबसे कीमती चीजों के लिए। जैसे नवजात बच्चे के कपड़े, या घर का कोई खास सामान, या कोई मजहबी अहमियत रखने वाली चीज। माना जाता था कि कढ़ाई उन्हें बुरी नजर से बचाएगी। दिलचस्प। और एक और रिवाज था 16वीं-17वीं सदी के तुर्की में। बताइए। जब मर्द पगड़ी पहनते थे, जो कि एक इज्जत की निशानी थी, तो इस्तेमाल के बाद उसे सम्मान के तौर पर कढ़ाई वाले कपड़े के नीचे रखते थे। अच्छा। पगड़ी को भी कढ़ाई वाले कपड़े से ढकना
ये वाकई दिलचस्प है जी। तो अब आते हैं तकनीकों पर। हाँ। आपने कहा कि बहुत विविधता थी। हाँ, अविश्वसनीय विविधता। पूरे इस्लामिक दुनिया में हर इलाके की अपनी खास तकनीक, अपना स्टाइल। यहीं आकर ये कला और भी ज्यादा रोचक हो जाती है। तो कुछ मुख्य तकनीकों के बारे में बताइए। जरूर। एक बहुत मशहूर तकनीक है सैटिन स्टिच। सैटिन स्टिच। हाँ, इससे कपड़े पर एकदम चिकनी रेशमी सी सतह बनती है। मोरक्को और ट्यूनीशिया में पर्दे, आईने के कवर जैसी चीजों पर ये खूब इस्तेमाल होती थी, नाजुक कामों के लिए। जी। और अरब प्रायद्वीप के जो बद्दू कबीले थे, हाँ। उनमें इसका एक रूप था खियात अल मदरसा। ये फर्नीचर वगैरह सजाने के काम आता था। इसमें पहले कपड़े पर डिजाइन बनाते थे, जैसे कोई चिड़िया या फूल। अच्छा, और एक और सैटिन स्टिच का जिक्र था, सरफेस सैटिन स्टिच। हाँ, सरफेस सैटिन स्टिच। इसमें धागा सिर्फ कपड़े की ऊपरी सतह पर चलता है, नीचे नहीं जाता ज्यादा। तो इससे धागा बचता होगा? हाँ, किफायती होती है, लेकिन थोड़ी ढीली होने की वजह से पहनने से खराब होने का डर रहता है। तो रोज के कपड़ों पर नहीं करते होंगे इसे? ज्यादातर खास मौकों के कपड़ों पर ही होती थी। लेकिन हाँ, पंजाब की जो फुलकारी है, हाँ, फुलकारी, वो तो रोज पहनी जाती थी शायद। बिल्कुल। फुलकारी यानी फूलों का काम। पंजाब में ग्रामीण औरतें फुलकारी शॉल रोज पहनती थीं। ये सरफेस सैटिन स्टिच का ही एक रूप है। और एक बाग शॉल का भी जिक्र है। हाँ, बाग। ये खास शॉल होती थीं जो पूरी तरह मतलब कोने कोने तक कढ़ाई से ढकी होती थीं। पूरी शॉल? जी हाँ, जमीन दिखती ही नहीं थी। और इन्हें नानियां अपनी पोतियों की शादी के लिए तैयार करती थीं। एक तोहफा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। कितना खूबसूरत रिवाज, दिल को छू लेने वाला। और कौन सी तकनीकें अहम थीं? एक और बहुत पुरानी और आम तकनीक है चेन स्टिच, जंजीर टांका। हाँ, ये तो काफी जाना पहचाना है। जी, बनाने में आसान और लचीला होता है। फारस मतलब ईरान में रेश्त कढ़ाई होती थी ऊनी कपड़ों पर। रेश्त? हाँ, उसमें घने फूलों और अरबी डिजाइनों के लिए चेन स्टिच का खूब इस्तेमाल होता था। अच्छा। और बद्दू लोगों में एक और मजेदार तकनीक थी कुरार। ये भारी चेन स्टिच जैसी ही थी। कुरार? हाँ, और इसे बनाने में 4 औरतें एक साथ बैठती थीं। 4 लोग एक साथ एक कपड़े पर? जी, अलग अलग रंग के धागे, कभी कभी सोने चांदी के धागे भी इस्तेमाल करके मर्द और औरत दोनों के कपड़े तैयार करती थीं। सोचिए कैसा टीम वर्क रहा होगा। कमाल है, ये तो सुनने में ही अद्भुत लग रहा है। अच्छा, और वो क्रॉस जैसा जो टांका होता है? हाँ, क्रॉस स्टिच। ये भी काफी जगहों पर मिलती है, खासकर मध्य पूर्व में, सीरिया, जॉर्डन, फिलिस्तीन, सिनाए। शादी के कपड़ों पर? हाँ, खासकर शादी की पोशाकों पर। इसमें अक्सर काले कपड़े पर चटक लाल रंग से कढ़ाई होती थी। काला और लाल, बड़ा बोल्ड कॉम्बिनेशन है। जी, और डिजाइन में तिकोने तावीज या लौंग के फूल जैसे रूपांकन होते थे जो शुभ माने जाते थे। और एक हेरिंग बोन स्टिच का भी जिक्र है। हाँ, हेरिंग बोन स्टिच। ये अफगानिस्तान में दूल्हे के कुर्ते पर इस्तेमाल होती थी। सफेद कपड़े पर लाल, हरे या सफेद धागे से उभरी हुई पट्टियां बनाई जाती थी। अच्छा, और अब आते हैं काउचिंग पर। ये भी काफी फैली हुई तकनीक लगती है। बिल्कुल, काउचिंग बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें होता यह है कि एक मोटी सजावटी डोरी या धागे को कपड़े की सतह पर रखा जाता है। हाँ। और फिर उसे एक दूसरे पतले धागे से छोटे छोटे टांकों से सिल दिया जाता है। अच्छा, मतलब डोरी को ऊपर से टांग दिया। बिल्कुल, और ये तकनीक आपको पूरे इस्लामी दुनिया में मिलेगी। अफगानिस्तान में मखमल की पोशाकों पर सोने की डोरी से काम होता था। मॉन्टेनिग्रो में जो सरदार होते थे उनके भारी लबादों पर। फिलिस्तीन में भी? हाँ, फिलिस्तीन की पोशाकों पर खड़ी पट्टियों के रूप में। सीरिया में जैकेट पर फूलों और पेड़ों के डिजाइन। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में वास्कट पर भी। और मध्य एशिया की जो मशहूर सुजानी है। हाँ, मध्य एशिया खासकर बुखारा जो अब उज्बेकिस्तान में है, वहाँ की सुजानी काउचिंग का शायद सबसे शानदार उदाहरण है। ये क्या होती हैं सुजानी? ये बड़े खूबसूरती से कढ़े हुए पर्दे या चादरें होती थीं, शादी के हॉल या दुल्हन के बिस्तर को सजाने के लिए। अच्छा। और इन पर अक्सर लौंग और अनार के डिजाइन्स बने होते थे। अनार, उसका क्या मतलब? अनार और लौंग दोनों को उर्वरता का प्रतीक माना जाता था, मतलब खुशहाली, परिवार बढ़ना। तो ये सुजानी सिर्फ कपड़ा नहीं थी, ये दुआएं और उम्मीदें थीं जो कढ़ाई में बुनी जाती थीं। वाह, ये तो बहुत गहरा मतलब है। जी, इनके अलावा भी कई तकनीकें हैं। ब्लैंकेट स्टिच, बटन होल स्टिच, आईलेट स्टिच, वाइट वर्क यानी सफ़ेद धागे से सफ़ेद कपड़े पर काम, नीडल पॉइंट, स्मोकिंग, टैम्बोर वर्क,
लिस्ट लंबी है। वाकई तकनीकों का तो जैसे समंदर है, लेकिन जैसा आपने सुजानी के बारे में बताया, इन डिजाइनों में सिर्फ खूबसूरती नहीं थी, गहरे मतलब भी छिपे थे। बिल्कुल, कढ़ाई वाले डिजाइन अक्सर प्रतीकात्मक होते हैं। सिर्फ सजावट नहीं, वो एक तरह से कहानी कहते हैं, सोच और विश्वास को दिखाते हैं। कोई खास प्रतीक जो बहुत आम हो? एक प्रतीक जो लगभग पूरी इस्लामी दुनिया में मिलता है, और इस्लामी कालीनों में भी, वो है शजर अल हयात। शजर अल हयात मतलब जीवन का वृक्ष। जी, ट्री ऑफ लाइफ। ये जन्म, विकास, परिपक्वता, फिर मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को दर्शाता है। इसे कैसे दिखाते हैं कढ़ाई में? कई तरीकों से। कभी एक स्टाइल किया हुआ पेड़ जिसके दोनों तरफ शायद पक्षियों के जोड़े हों या अनार जैसे फल लगे हों। अच्छा। कभी कभी ये फूलों से भरे एक गुलदस्ते के रूप में भी होता है। हर रूप जीवन के किसी ना किसी पहलू को दर्शाता है। और जैसे आपने पहले बताया, अनार या लौंग उर्वरता का प्रतीक थे। हाँ बिल्कुल। तो डिजाइन सिर्फ सुंदर नहीं थे, उनके मायने थे। वो किसी मान्यता या कामना से जुड़े थे। यानी ये कला सिर्फ हुनर नहीं, बल्कि रस्मो रिवाज और मान्यताओं से भी गहराई से जुड़ी थी। यकीनन। और इसका शायद सबसे भव्य, सबसे शानदार रूप हमें इस्लाम के पवित्र स्थलों पर देखने को मिलता है। बिल्कुल सही। कढ़ाई वाले वस्त्र इस्लाम के सबसे पवित्र मकामात मक्का में मस्जिद अल हरम और मदीना में मस्जिद अन नबवी की एक अहम पहचान है, उनकी शान है। वहाँ क्या खास होता है? इन जगहों को सजाने के लिए खास तौर पर बेशकीमती कढ़ाई वाले वस्त्र तैयार किए जाते हैं। सबसे खास है काबा का गिलाफ, जिसे किस्वा कहते हैं। हाँ, किस्वा के बारे में सुना है। वो काला कपड़ा जिस पर सुनहरी कढ़ाई होती है। जी, और इसे हर साल बदलना एक बहुत पुरानी और अहम रस्म है। ये उन पवित्र स्थानों के लिए गहरी श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। इसे बदलना एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती होगी। हाँ, इन वस्त्रों को बदलना खादिम अल हरामैन शरीफेन यानी 2 पवित्र मस्जिदों के संरक्षक की जिम्मेदारियों और विशेष अधिकारों में से एक माना जाता है। ये उपाधि किन शासकों ने अपनाई? पहले मामलुक, फिर ओटोमन सुल्तानों ने, और अब सऊदी शासक ये उपाधि इस्तेमाल करते हैं। किस्वा के कौन-कौन से हिस्से होते हैं? किस्वा के 2 मुख्य हिस्से होते हैं जिन पर सबसे ज्यादा कढ़ाई होती है। एक है सितारा। सितारा? हाँ, ये काबा के दरवाजे पर लगने वाला एक बहुत ही खूबसूरती से कढ़ा हुआ पर्दा होता है। और दूसरा है हिजाम। हिजाम? हिजाम एक चौड़ी पट्टी या बेल्ट की तरह होता है जो पूरी इमारत के चारों ओर लपेटा जाता है ऊपर के हिस्से में। ये कब से बन रहे हैं? कोई अंदाजा है? रिकॉर्ड्स के मुताबिक सबसे पुराना सितारा जो हमें मालूम है वो 1544 में मिस्र में बना था, और पहला ओटोमन हिजाम 16वीं सदी के आखिर में सुल्तान सलीम द्वितीय के लिए बनाया गया था। तो सदियों पुरानी परंपरा है ये। क्या इनके डिजाइन्स वक्त के साथ बदले हैं? हैरानी की बात है कि इनके जो मूल डिजाइन्स हैं उनमें सदियों से ज्यादा बदलाव नहीं आया है। अच्छा। हाँ, लेकिन जो सोने और चांदी के तारों की कढ़ाई है वो वक्त के साथ और ज्यादा बारीक, घनी और शानदार होती गई है। और एक मकामे इब्राहिम का भी जिक्र था। हाँ, काबा के पास ही एक छोटा पत्थर है, मकामे इब्राहिम। माना जाता है कि इस पर हजरत इब्राहिम के पैरों के निशान हैं। जी। पहले ये एक ढांचे में रखा होता था और उसका भी अपना अलग सितारा होता था जिसे हर साल बदला जाता था। किस्वा बनता कैसे है, मतलब कितने हिस्सों में? सितारा जो दरवाजे का पर्दा है वो 4 अलग-अलग कपड़े के पैनल को एक साथ सिलकर बनता है। और हिजाम? हिजाम 8 पैनलों से बनता है, मतलब काबा की हर दीवार के लिए 2 पैनल। इन्हें बनाने के लिए कोई खास जगह थी? हाँ, 1817 में काहिरा में एक खास वर्कशॉप बनाई गई थी, दार अल किस्वा। दार अल किस्वा? जी, कहा जाता है कि वहां करीब 100 कारीगर सिर्फ मक्का और मदीना के लिए खिस्वा और दूसरे जरूरी वस्त्र बनाने का काम करते थे। और अब कहाँ बनते हैं ये? 1962 से ये मक्का में ही एक वर्कशॉप में बनाए जा रहे हैं। आजकल के किस्वा की क्या खासियत है? रंग वगैरह? आजकल जो किस्वा बनता है वो काले रंग के भारी रेशम के कपड़े पर सोने और सफेद धागों की कढ़ाई से सजा होता है। ये रंग योजना 20वीं सदी की शुरुआत से चली आ रही है। और इसमें सामान कितना रखता होगा अंदाजन? एक अंदाजे के मुताबिक एक आधुनिक किस्वा बनाने में लगभग 670 किलोग्राम रेशम लगता है। 670 किलो रेशम? जी, और उसे कढ़ने के लिए करीब 15 किलो सोने के धागे इस्तेमाल होते हैं। 15 किलो सोना? हाँ, ये आंकड़े ही बताते हैं कि ये सिर्फ कला का नमूना नहीं है, ये बेपनाह अकीदत, सम्मान और संसाधनों का भी प्रतीक है। और इन पर लिखा क्या होता है? इन पर सिर्फ डिजाइन नहीं होते,
कुरान की आयतें लिखी होती हैं, अल्लाह से दुआएं होती हैं, उस शासक का नाम होता है जिसने उस साल का किस्वा बनवाया है, और शहादा, इस्लामी आस्था का कलमा। जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये कला, धर्म और इतिहास का एक अद्भुत संगम है। वाकई अद्भुत, इतनी भव्य और गहरी परंपरा। लेकिन फिर जैसा होता है, वक्त बदला। हाँ, औद्योगिक क्रांति आई और इस खूबसूरत कला पर भी उसका असर पड़ा। बिल्कुल पड़ा। औद्योगिक क्रांति ने कपड़ा उद्योग में एक तूफान ला दिया। मशीनों से बने रंग बिरंगे कपड़े ज्यादा तेजी से और सस्ते में मिलने लगे। तो हाथ के हुनर पीछे छूटने लगे। हाँ, कढ़ाई जैसे जो महीन और वक्त लेने वाले हस्तशिल्प थे, उनकी मांग घटने लगी। भारत में हैदराबाद के मसनद कपड़े इसका एक उदाहरण है। मसनद? ये क्या थे खास? मसनद मखमल के कपड़े होते थे, उन पर हाथ से सोने और चांदी के रंग के फूलों की कढ़ाई की जाती थी। असली सोने चांदी से? पहले तो असली सोने चांदी के तारों से ही होती थीं। ये खास तौर पर मुगल बादशाहों और दूसरे नवाबों, शासकों के बैठने के लिए बनते थे। अच्छा, गद्दी की तरह? हाँ, और हैदराबाद में शादियों में दूल्हा दुल्हन के बैठने के लिए भी खास मसनद बनते थे। इन्हें बनाने में कितना वक्त लगता था? एक मसनद बनाने में 12 दिन से लेकर 2 महीने तक लग सकते थे। 2 महीने? जी, इतना महीन काम होता था। लेकिन 20वीं सदी आते आते मशीन से बने सस्ते कपड़ों ने इनकी जगह ले ली। हाथ का काम महंगा और धीमा था। धीरे धीरे ये कला खत्म होने की कगार पे पहुंच गई। और ये कहानी सिर्फ मसनद की नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कई पारंपरिक हस्तकलाओं की कहानी है। तो क्या माना जाए कि पारंपरिक कढ़ाई का भविष्य मतलब अंधकारमय है? इसके पतन के पीछे क्या मुख्य कारण रहे? एक शोधकर्ता है शीला पेन, उन्होंने इस पर काफी गहराई से काम किया है। हाँ, उनका जिक्र पहले भी आया था। जी, वो कहती हैं कि पारंपरिक कढ़ाई का पतन कई वजहों से हुआ और शायद ये एक तरह से अवश्यंभावी था, मतलब इसे रोका नहीं जा सकता था। क्या वजह बताती हैं वो? एक तो वो सामाजिक माहौल ही बदल गया, वो संदर्भ ही खत्म हो गया जिसमें ये कला पनपी थी। मतलब वो मान्यताएं, वो जरूरतें जिनके लिए कढ़ाई का इस्तेमाल होता था, जैसे सुरक्षा के प्रतीक के तौर पर या सामाजिक रस्मों में, वो कमजोर पड़ गई। और दूसरा, जिन चीजों से ये कढ़ाई बनती थी, जैसे खास किस्म का रेशम या ऊन या सन, लिनन, उनकी खेती और उन्हें पारंपरिक तरीके से तैयार करने का चलन भी कम हो गया। रेडीमेड धागे आ गए। हाँ, ये भी एक वजह है। और क्या शिक्षा का भी इसमें कोई रोल रहा? महिलाओं की शिक्षा का? बिल्कुल। पेरे इसे एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली कारक मानती हैं। कैसे? देखिए, पहले कुछ समाजों में एक लड़की के लिए अच्छी कढ़ाई जानना बहुत जरूरी माना जाता था। ये उसके लिए एक अच्छा रिश्ता पाने और अपना भविष्य सुरक्षित करने का एक जरिया था। हाँ, एक तरह से उसकी योग्यता मानी जाती थी। सही कहा। लेकिन अब लड़कियां पढ़ लिख सकती हैं, यूनिवर्सिटी जा सकती हैं, अपना करियर बना सकती हैं। कढ़ाई अब उनका भविष्य तय करने का एकमात्र या मुख्य रास्ता नहीं रही। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। जी, इसीलिए पिन का तर्क है कि पारंपरिक कढ़ाई को फिर से स्थापित करने की जो कोशिशें होती हैं, जैसे कुछ जगहों पर स्कूल खोले गए, हाँ, वो शायद पूरी तरह कामयाब ना हो, क्योंकि वो सामाजिक और सांस्कृतिक जमीन, वो माहौल ही काफी हद तक बदल चुका है जिसने इस कला को सींचा था। तो ये एक तरह से चिंता की बात है। क्या ये कलाएं सिर्फ म्यूजियम में ही रह जाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन पेन भविष्य को लेकर पूरी तरह निराश भी नहीं है। अच्छा, वो क्या कहती हैं? उनका मानना है कि भविष्य में कढ़ाई शायद नए मायने अपना लेगी, नए रूप ले लेगी। किस तरह के? हो सकता है ये ज्यादा व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का जरिया बन जाए, जैसे पश्चिम में होता है, लोग शौकिया तौर पर अपनी खुशी के लिए करते हैं। हाँ, हॉबी के तौर पर। जी, या फिर इसके नए सामाजिक और शायद राजनीतिक उद्देश्य भी हो सकते हैं। राजनीतिक कढ़ाई के? हाँ, जैसे आजकल फिलिस्तीनी महिलाओं की जो कढ़ाई वाली पारंपरिक पोशाकें हैं, हाँ, देखिए, वो सिर्फ पोशाकें नहीं हैं, वो उनकी पहचान, उनके संघर्ष, उनकी सांस्कृतिक विरासत और उनकी राजनीतिक अभिव्यक्ति का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई हैं। हाँ, ये बात तो है। कला हमेशा नए रास्ते खोज लेती है। बिल्कुल, कला बहुत लचीली होती है, वो वक्त के साथ ढलना और नए अर्थ ग्रहण करना जानती है। तो ये थी इस्लामिक कढ़ाई की दिलचस्प दुनिया में हमारी आज की चर्चा। एक ऐसी कला जो इतिहास, संस्कृति, तकनीक और गहरे अर्थों से भरी पड़ी है। जी हाँ, लेकिन जो आज बदलते वक्त की चुनौतियों का सामना भी कर रही है। हमने इसकी शान और शौकत देखी, इसकी अनगिनत शैलियों को जाना और इस्लाम के पवित्रतम स्थानों से इसके गहरे रूहानी रिश्ते को महसूस करने की कोशिश की। यकीनन। और ये कला सिर्फ धागों रंगों का मेल नहीं है, ये उन समाजों की आत्मा का अक्स है जहां ये पली बड़ी।
उनकी मान्यताएं, उनकी जिंदगी का तरीका, उनका इतिहास। हाँ, सब कुछ इन टांकों में जैसे बुना हुआ है। इसकी बारीकी, इसकी जटिलता और इसकी सांस्कृतिक गहराई हमें बताती है कि हाथ का हुनर कितना कीमती हो सकता है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं। जरूर। कभी इस पे गौर करें कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों की कढ़ाई शैलियों में वहाँ की स्थानीय संस्कृति, वहाँ की जलवायु, वहाँ आसानी से मिलने वाली सामग्रियाँ, ये सब कैसे झलकता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प पहलू है। जैसे रेगिस्तानी इलाकों में शायद चटक रंग ज्यादा दिखे, या पहाड़ी इलाकों में ऊनी धागों का इस्तेमाल। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे एक ही कला अलग अलग माहौल में ढलकर अपनी एक अनोखी, एक खास पहचान बना लेती है। सही कहा।